चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज हम विशेषकर उस मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं जिसके लिए बहुत दिनों से बार बार आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी आप लोग बार बार कर रहे हैं, कभी फेसबुक पे, कभी जो है आप यूट्यूब चैनल पे, या बार बार आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे हैं और बार बार आप एक ही बात पूछना चाहते हैं कि हम रीट की तैयारी के लिए कौन सी बुक्स का उपयोग करें, कौन सी बुक्स पढ़ें और कौन सी बुक्स पढ़ने से हमें सकारात्मक रूप से परिणाम मिल सकते हैं। तो ये तो वास्तविकता है और सत्यता दोस्तों। जीवन के अंदर कोई भी काम हम करते हैं तो उस काम की पूर्णता का मतलब है कि हम उस काम में सफलता को प्राप्त करें। तैयारी कर रहा कोई भी व्यक्ति और तैयारी करने के बाद में उसको सक्सेस नहीं मिलती है तो इसका मतलब वो काम नहीं हो रहा है। काम तो पूरा तभी होगा जब उसको तैयारी के बाद में रिजल्ट भी पॉजिटिव मिले और वो सकारात्मक रूप से परिणामों को प्राप्त करे। और सभी विद्यार्थी जो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है उत्सुक भी रहते हैं कि उनको कोई इस तरह की गाइडेंस मिले या इस तरह की बुक्स के बारे में उनको जानकारी मिल जाए कि जिन बुक्स को पढ़ने से वो अच्छे रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो हर बालक की, हर विद्यार्थी की ये तमन्ना भी रहती है। पर वास्तविकता ये दोस्तों कि मैं भी संदर्भ में आप लोगों को सीधे सीधे इस तरह से किसी बुक्स को लेकर के बताने में असमर्थ हूँ कि इसी बुक को पढ़ कर के आप सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो केवल टेंटेटिव होता है, वो केवल एक मार्गदर्शन होता है। उसके अकॉर्डिंग उसमें से कहाँ से, किस स्तर से कैसे कैसे प्रश्न अपने को पूछे जा सकते हैं, इसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि उस टॉपिक या यूनिट में से बहुत आसान प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार इतनी गहराई से पूछ लिए जाते हैं कि हम वहाँ तक पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपटीशन को लेकर जब हम बात करते हैं तो एक सीधी सीधी बात ये इसमें स्पष्ट होती है कि केवल और केवल कुछ बुक्स के माध्यम से अगर हम ये चाहें कि सक्सेस मिल जाए तो बहुत मुश्किल रहता है। पर फिर भी हम जिस कंपटीशन को लेकर बात कर रहे हैं या जिस परीक्षा को लेकर के आप लोग उत्सुकता के साथ में जो है जानना चाहते हैं वो रीट के नाम से या टेट के नाम से होने वाली परीक्षा है। और दोस्तों ये एक तरह का कंपटीशन नहीं है, पर हमारे राजस्थान में जो है सीधा सीधा इसके अंकों के आधार पर जो मिलने के कारण इसको हम कंपटीशन मान करके जो है उसी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा मान करके हम पढ़ते हैं और चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स हमें मिले। तो इसके लिए भी हम यदि थोड़ा सा पाठ्यक्रम को लेकर बात करें तो पाठ्यक्रम अन्य परीक्षाओं की तरह ही इसका है, पर थोड़ी सी सुविधा इसमें ये अपने को मिल जाती है कि रीट की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बताई गई निर्धारित मानक पुस्तकों के यहीं से पूछ लिए जाते हैं। बाहर से बहुत कम संभावना रहती है। इसलिए हम यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की पुस्तकों को लेकर के विचार कर सकते हैं। दोस्तों मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि पिछले कई दिनों से आपके मैसेजेस ऑफलाइन क्लासों के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी बार बार पूछते थे, उनकी वजह से, और अभी कुछ दिनों का जो लॉकडाउन से फ्री बैठकर पढ़ने का जो अध्ययन करने का समय मिला उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा अवसर मिला। तो मैंने दोस्तों 4 बार अपने यहाँ पर जो एग्ज़ाम अब तक हुआ है जिसमें 2 बार टेट के नाम से और 2 बार रीट के नाम से, उन सभी प्रश्न पत्रों का बहुत गहराई से अवलोकन किया। और बहुत गहराई से अवलोकन करने के बाद में मैंने जो महसूस किया वो कुछ विचार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पर्टिकुलर मैं किसी बुक की बात नहीं कर रहा हूँ और नहीं ही मैं आपको किसी बुक को लेकर के ऐसा स्टेटमेंट देना चाहता कि आप उसी बुक को पढ़िए, लेकिन आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए उसका थोड़ा सा मार्गदर्शन में देने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है उससे आपको दिशा मिले, हो सकता है आप सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करें। और सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, भाग्य जो होता है वो हमारे कर्मों से बनता है। भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ होता नहीं, इसलिए हम कुछ ऐसे सकारात्मक कर्म करें, कार्य करें भाग्य की दिशा में कि अपना भाग्य भी बने, सफलता भी मिले। और ये तभी संभव है जब हमारे कर्म उसके सही रास्ते पर हों। तो उसी सही रास्ते को जानने का हम एक बार इसमें प्रयास करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने जो निष्कर्ष निकाला इन 5-10 दिनों में बैठ कर के उन पेपर्स के आधार पर और बुक्स के आधार पर वो क्या निकला, मैं उसी को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं लेवल फर्स्ट को लेकर के। लेवल फर्स्ट को लेकर के जब हम बात करते हैं तो लेवल फर्स्ट में दोस्तों कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए पिछली परीक्षाओं में उसको थोड़ा सा अपन समझें और उसी के आधार पर आप उन्हीं बुक्स का चयन भी करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपके अच्छे परिणाम आएंगे।
दोस्तों ये तो आपको पता होगा ही होगा कि लेवल फर्स्ट में लगभग 50% पाठ्यक्रम केवल और केवल मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों का यानी साइकोलॉजी और मेथड्स का है, और 50% जो कोर्स है वो आपके विषयों से संबंधित होता है। अब पहले हम बात करें विषयों से संबंधित जो कोर्स होता है, विषयों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न कहाँ से और कैसे आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं विषयों से संबंधित आने वाले प्रश्नों को लेकर के। लेवल फर्स्ट में जो विषयगत प्रश्न आते हैं उनका जो मैंने एनालिसिस किया पेपरों से वो ये हुआ दोस्तों, कक्षा 3 से लेकर के लगभग 8वीं क्लास तक के जो सब्जेक्ट हैं या 8वीं क्लास तक की जो बुक्स हैं उनमें से लगभग 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पर्यावरण का आपका जो विषय है, उस पर्यावरण के अंदर अगर हम बात करें तो तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पर्यावरण के नाम से जो पुस्तक चलती है उसमें से, और 6ठी, 7वीं, 8वीं के अंदर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के नाम से जो बुक्स चलती है उनमें से लगभग 80% तक के प्रश्न पूछे गए हैं। और 80% तक के प्रश्न पूछे जाने का मतलब क्या हुआ? 80% तक प्रश्न पूछे जाने का मतलब ये हुआ कि इसमें मूल रूप से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं, जैसे मान लीजिए 20 प्रश्न अपने पर्यावरण में आते हैं, 30 तो आते हैं टोटल, उसमें से 10 तो होते हैं मेथड के और 20 होते हैं अपने सब्जेक्टिव। तो जो 20 प्रश्न आते हैं उनमें से लगभग 16-17 जो प्रश्न हैं दोस्तों वो पूछे गए हैं केवल और केवल इन्हीं बुक से। और उसके बाद 2-3 प्रश्न जो अपने को 9th और 10th की बुक से या जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए उसमें मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम तीसरी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक की जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु है उसको भी ठीक से तैयार कर लेते हैं तो बहुत इजीली हम 80% प्रश्नों को एकदम परफेक्ट सही कर सकते हैं। इसी तरह से हम गणित की बात करें तो गणित में मैंने यही महसूस किया है कि कक्षा 3 से लेकर के 8वीं क्लास तक की जो गणित होती है, जो हमारे पाठ्यक्रम में विद्यालय में संचालित है, उससे संबंधित जो प्रश्न है उनकी संख्या लगभग 80% है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उन्हीं से संबंधित हैं पर थोड़े से गहराई में ले जाकर के उनको पूछा गया, तो वो हो सकता है 9th-10th के लेवल को भी हम थोड़ा सा ठीक कर लें तो हम गणित में भी ऐसे ही 20 प्रश्न पूरे कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है अपने भाषा को लेकर के। तो भाषा में दोस्तों 2 भाषाएं अपने को इसमें लेनी होती है। यदि हम बात करें एक भाषा की हिंदी की, तो हिंदी में 15 क्वेश्चन मेथड्स के होते हैं और 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो ग्रामेटिकल पार्ट के आते हैं। ग्रामेटिकल पार्ट के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कक्षा 3 से लेकर के 8वीं तक की जो बुक्स हैं हिंदी की उनसे संबंधित ही प्रश्न होते हैं। और उसमें भी ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि यदि आपने तीसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जो शब्दावली है, विशेषकर जो व्याकरण से जुड़ी हुई शब्दावली है उसको, और सामान्य जो व्याकरणीय विशेषताएं उनको ढंग से अपन पढ़ लेते हैं तो शायद वो 15 में से 12-13 प्रश्न हमारे बहुत आसानी से सही हो सकते हैं। और यदि हम पूरे 15 प्रश्न की बात करते हैं तो थोड़ा 9th और 10th क्लास का जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसको भी थोड़ा हम देख सकते हैं। एक दोस्तों ये भी अपने को ध्यान में रखना, भाषा के प्रश्नों में अपवाद जहां पर होता है उन प्रश्नों पर थोड़ा आप ज्यादा गौर करें, क्योंकि वहां से जुड़े हुए प्रश्नों का भी इसमें बोलबाला देखा गया है। अब इसके बाद में बात आती है आपके संस्कृत या इंग्लिश विषय को लेकर के बात करें तो संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू जो भी दूसरे विषय आप लेते हैं, दूसरी भाषा के रूप में आप लेते हैं, उसमें 20 प्रश्न आते हैं आपके ग्रामेटिकल पार्ट के और 10 प्रश्न आते हैं मेथड के। तो यहाँ पर जो 20 प्रश्न देखे गए, मैं एक विषय को ढंग से एनालिसिस कर पाया हूँ। उसमें मैंने देखा है कि 6ठी, 7वीं और 8वीं संस्कृत भाषा की जो किताबें चलती है अपने स्कूलों में, उनसे ही लगभग 90 से 95% प्रश्न पूछे गए हैं। यदि 20 प्रश्न संस्कृत में आपको पूछे गए तो 6ठी, 7वीं, 8वीं किताब में से आपको 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल और केवल 6ठी, 7वीं, 8वीं की संस्कृत को भी ढंग से पढ़ने का अवसर मिल जाता है, उसको पढ़ लेते हैं तो हम निश्चित रूप से 20 प्रश्नों को कर सकते हैं। अंग्रेजी में मैं बहुत ढंग से एनालिसिस करने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि मेरा अंग्रेजी विषय नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने जो देखा और बुक्स से मिलान करके पाया तो ये पाया कि लगभग 80% प्रश्न अंग्रेजी में तीसरी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक की जो अंग्रेजी की किताबें चलती है उनकी शब्दावली से जुड़े हुए पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सब्जेक्ट को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, स्पेशली लेवल फर्स्ट में।
और लेवल फर्स्ट में यदि इन बुक्स को भी हम पढ़ लेते हैं जिनका संबंध वर्तमान में हमारे विद्यालय से है या एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से, जो पाठ्यक्रम हमारा जुड़ा हुआ है उससे है, उसको अपने राजस्थान को बेस्ट मान करके अगर ढंग से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम सब्जेक्टिव मैटर में 80 से 85% अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है साइकोलॉजी और मेथड्स की। दोस्तों आपको ये भी पता होगा रीट में साइकोलॉजी और मेथड का बहुत बड़ा रोल है, और रीट लेवल फर्स्ट में सब्जेक्ट के पेपर को लेकर के बात करें तो बहुत इजी होता है, लेकिन जो साइकोलॉजी और मेथड का पार्ट होता है ये हमेशा से ही टफ आता रहा है। 4 बार एग्जाम हुआ, चारों बार के पेपर में लेवल सेकंड के अपेक्षा फर्स्ट लेवल में ये पार्ट थोड़ा टफ आता है, और इसलिए टफ आता है कि छोटे बालकों को पढ़ाने में हमारा मनोविज्ञान ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, हमारे मेथड ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। इसलिए इस बात को परखने के लिए इसमें थोड़ा सा गहराई से, बहुत व्यवहारिकता के साथ में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले तो ऐसी बुक्स को पढ़ना चाहिए जो व्यवहारिक ज्ञान देने में समर्थ हो। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतया मार्केट से किसी भी गाइड को खरीद करके उस गाइड के माध्यम से पढ़ना शुरू कर देते हैं और ये मान बैठते हैं कि गाइड ही हमारे लिए सब कुछ है। दोस्तों मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया वो ये है कि पर्टिकुलर कोई गाइड कभी भी किसी भी कंपटीशन में 100% सफलता दिलवाने में योगदान नहीं दे सकती। गाइड कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी बाई चांस ऐसा हो सकता है किसी गाइड में से कुछ अच्छे प्रश्न मिल गए हों, ज्यादा प्रश्न मिल गए हों, बाकी नॉर्मली बहुत कम प्रश्न गाइडों में सीधे सीधे मिलते हैं। गाइड केवल एक दिशा देती है अपने को, गाइड से केवल अपने को आइडिया लगता है कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ तक हमें पढ़ना चाहिए। तो गाइड का उपयोग सिर्फ वहां तक आपको करना चाहिए कि हम उससे एक दिशा प्राप्त कर लें। स्पेशली मनोविज्ञान में दोस्तों बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, तो उन अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक्स को आप पढ़िए जो बीएड पाठ्यक्रम में संचालित है, जो हमारे कॉलेज लेवल में संचालित है, या यूं कहें कि 11th-12th के अंदर हमारे जो है साइकोलॉजी की बुक्स के रूप में संचालित है, उनको आप पढ़िए। निश्चित रूप से आप जो है मनोविज्ञान के प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इसके बाद रही बात आपके मेथड को लेकर के, तो जो बीएसटीसी में आपने किताबें पढ़ी है, बीएसटीसी के पाठ्यक्रम में जो मेथड्स की बुक्स आपकी चलती है, उसको अगर आप ढंग से पढ़ लें दोस्तों तो पीछे की चारों परीक्षाओं में 95% प्रश्न बीएसटीसी की पुस्तकों से पूछे गए, 95% क्वेश्चन वहां से पूछे गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इधर उधर की किताबें पढ़ने के बजाय उन पुस्तकों पर फोकस करें, उन पुस्तकों को पढ़ें जो आपके पास उपलब्ध होगी। नहीं है तो आप मार्केट से उनको लें, खुद अपने स्तर पर उनके नोट्स बनाएं, और इस तरह से आप फर्स्ट लेवल की अगर ढंग से तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्कोरिंग के साथ में अपने रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने में सफल हो सकते हैं। लेवल सेकंड को लेकर के अब हम बात करते हैं। लेवल सेकंड में दोस्तों ठीक उसी प्रकार से सारे पेपरों का एनालिसिस करने के बाद में मैंने जो पाया वो ये है कि 6ठी से लेकर के 10वीं तक की जो बुक्स हैं सामाजिक अध्ययन में, अगर हम 6ठी से लेकर 10वीं तक की सामाजिक अध्ययन की बुक्स को बहुत अच्छी तरह से, जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए उन टॉपिकों की छटनी करके बहुत अच्छे से नोट्स बना करके अगर पढ़ते हैं, और कुछ टॉपिक आपके 11th-12th की बुक्स से भी जुड़े हुए उसमें हैं, उनको भी अगर आप ठीक ठाक उसमें समाहित करते हुए पढ़ते हैं, तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो 60 प्रश्न आपके एसएस के अंदर पूछे जाते हैं सेकंड लेवल एसएस वालों के, उसमें से लगभग 45 से 48 प्रश्न तो जो है आपको 6ठी से 10वीं क्लास तक में ही मिल जाएंगे, और लगभग 2-3 प्रश्न जो है वो 11th-12th की बुक्स में से आपको मिल सकते हैं। इसलिए आप लोगों को एसएस के लिए भी इधर उधर की किसी बुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की या बहुत ज्यादा बुक्स के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं के यहीं से आपको वो प्रश्न पूछे जाने हैं, और पीछे के चारों पेपरों में अगर आप मिला करके देखते हैं तो लगभग ये मान के चलिए 96% क्वेश्चन केवल 6ठी से लेकर के 10वीं तक की सामाजिक विज्ञान की बुक से पूछे गए हैं। उसके बाद में 10 प्रश्न इसमें भी मेथड्स के आते हैं, शिक्षा शास्त्र के 2 यूनिट होते हैं, उनको लेकर के हम बात करेंगे। उधर आपके जो है भाषा होती है, तो भाषा के अंदर वही 6ठी से लेकर के 10वीं तक की भाषा के ग्रामेटिकल पार्ट को आप ठीक से देख लें, और वही 6ठी से लेकर 10वीं तक हिंदी में और संस्कृत में दोनों में, अंग्रेजी में ग्रामेटिकल पोर्शन को देखने के साथ साथ ही आप उसके अंदर विशेष रूप से उस बिंदु पर या उस क्षेत्र पर फोकस कर सकते हैं जहां से हमें कुछ एक ही पैराग्राफ में से कई एक विशेष प्रकार के ग्रामर से जुड़े हुए, व्याकरणीय ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न उपलब्ध हो सकते हैं। तो इस तरह के पैराग्राफ भी उसमें आप तैयार करें।
पैराग्राफ से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, जिसके अंदर से व्याकरणीय जो शब्द होते हैं उनको पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों बात आती है सेकेंड लेवल एसेस में कि जो मेथड्स और साइकोलॉजी का पार्ट है वो कैसा रहता है और कहाँ से उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछली परीक्षाओं को यदि हम ध्यान में रखें तो सेकेंड लेवल का पेपर अपेक्षाकृत फर्स्ट लेवल से साइको और मेथड के दृष्टिकोण से थोड़ा इजी रहा है और इजी ही आगे भी रहने की संभावना है। लेकिन कौन सी बुक्स इसके लिए सबसे अच्छी है, तो अपने को वो 11th-12th की जो है साइकोलॉजी की बुक पढ़नी चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर जो बुक्स चलती है साइकोलॉजी में वो अपने को पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा मेथड्स को लेकर हम बात करें तो बीएड के अंदर आपने जो मेथड्स की बुक्स पढ़ी है, बीएड में जो मेथड से संबंधित हमारे जो पाठ्यक्रम होता है उनसे ही संबंधित प्रश्न ज्यादातर बार पूछे गए। यदि हम पिछले पेपर की बात करें तो साइकोलॉजी के अंदर लगभग ये मान के चलिए आप कि 27 से 28 प्रश्न आपको 11th-12th की बुक्स के आधार पर मिल जाएंगे। और यदि हम बात करें कि मेथड्स की, तो मेथड्स के अंदर दोस्तों बीएड के पाठ्यक्रम में जो बुक्स संचालित हैं ऑल ओवर राजस्थान में, और या यूँ कहें कि पूरे देश के अंदर बीएड से संबंधित पाठ्यक्रम की जो बुक्स हैं उनसे अपन देखें तो लगभग सारे के सारे प्रश्न उन बुक्स में से ही पूछे गए, उससे बाहर कोई एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। अब समस्या हमारे सामने ये आती है दोस्तों कि आखिर हम ये सारी की सारी बुक्स कैसे पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स होती है, बहुत सारी बुक्स को लाना फिर पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी बुक्स को जो बालक आपके गांव में छठी में पढ़ते हैं, 7वीं में पढ़ते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, कुछ कुछ दिनों के लिए उनकी एक बुक लीजिए आप, और अपने जो पाठ्यक्रम के अंदर जो टॉपिक हैं उस बुक से जुड़े हुए उनके नोट्स बना लीजिए। पूरा पाठ लिखना आवश्यक नहीं है, उसमें से क्या प्रश्न पूछा जाने योग्य है उसके नोट्स बनाइए अच्छे से, और उन नोट्स के आधार पर आप प्रश्न बनाइए और फिर उस आधार पर उसको पढ़िए। इसी तरह से हम बात करें लेवल सेकंड साइंस की, तो साइंस में भी दोस्तों ये पाया गया है कि कक्षा 3 से लेकर के 10 तक में जो साइंस और मैथ्स के अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम 3 से लेकर 5 तक पर्यावरण पढ़ते हैं और 6 से लेकर 10 तक विज्ञान के नाम से पढ़ते हैं, और उसमें से और जो गणित का पार्ट है वो 3 से लेकर के हम 10 तक गणित के नाम से पढ़ते हैं, उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है कि विज्ञान को लेकर हम बात करें तो जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का ज्यादा बोलबाला रहता है, और अगर हम गणित में बात करें तो विशेषकर उस गणित के प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं जो 6ठी 7वीं 8वीं के बालकों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, और वहीं से संबंधित ज्यादातर प्रश्न पूछे गए। तो गणित में भी अपने को बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमें मोटे तौर पर 6ठी से लेकर 10वीं तक के मैथमेटिक्स से संबंधित जो टॉपिक्स हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में, उस लेवल का जो गणित है वो तैयार अपने को कर लेना चाहिए, जिससे कि हम आराम से 80 से 85% तक प्रश्न ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मेथड्स को और साइको को लेकर बात करें तो वही सेकंड लेवल एसएस में भी जो लागू है वो आपके साइंस में भी लागू है। लगभग उसी प्रकार के प्रश्न अपने को साइंस में पूछे जाते हैं, और लगभग उसी प्रकार के मेथड्स आपको जो है उन बुक से पूछे जाएंगे जो आपके बीएड में संचालित थी। अब दोस्तों ऑल ओवर हम बात करें, इस सारी चर्चा के अंदर ये बात तो स्पष्ट हो जाती है, और मेरा एनालिसिस या मैं एक जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो ये है कि सामान्यतया परीक्षा के अंदर इन्हीं बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक मानसिकता सी बनी हुई है और मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं उनको लेकर के, और इसके अलावा एक कमेंट्स में आपको दिखाता भी हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वास्तव में ऐसा है। कुछ आइडिया मेरे ऐसे फिट बैठे हैं पीछे की परीक्षाओं में, वो क्यों बैठे हैं ये तो खैर ईश्वर का कोई आशीर्वाद है कि जैसे मैं बताता हूँ लगभग 90% प्रश्नावली जो होती है वैसी होती है। वो क्यों होती है उसका मुझे ये सारा एनालिसिस करने के बाद में एहसास होता है कि दोस्तों मैं जो पढ़ाता हूँ वो सामान्यतः उसी विषय वस्तु को पढ़ाता हूँ जिसका संबंध हमारे बीएड बीएसटीसी से होता है, जिसका संबंध हमारे कॉलेज एजुकेशन से होता है, स्कूल एजुकेशन से होता है। इसके अलावा मैं दूसरे प्रकार की गाइडों का और इनका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखता हूँ, और यही वजह दोस्तों कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ मेरी जो बुक्स भी मार्केट में उपलब्ध आपको मिलेगी, चाहे वो मेथड की बुक्स है चाहे वो साइकोलॉजी की बुक्स है, दोस्तों उससे भी ज्यादा प्रश्न क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है, उससे भी ज्यादा प्रश्न इसलिए आते हैं दोस्तों कि वो सारी की सारी मेरी बुक्स उन्हीं पुस्तकों के आधार पर मेरे द्वारा सृजित नोट्सों के आधार पर बनी हुई होती है। और जब 19 से ली गई विषय वस्तु के आधार पर मेरी पुस्तकें बनी है तो तय सी बात है दोस्तों प्रश्न उनमें से आते हैं, तो ज्यादा प्रश्न मिल रही है।
इस बार मैंने ये एनालिसिस करने के बाद में दोस्तों एक विशेष प्रकार की जो अपने आप में एक ऊर्जा प्राप्त की, वो क्या है कि यदि पिछली परीक्षाओं में मेरे पढ़ाए प्रश्नों में से 90% प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस बार वो 100% होने की पूरी संभावना रखते हैं। क्योंकि मैंने साथ साथ आप लोगों के लिए जो एनालिसिस किया, उसके साथ साथ अपने लिए भी किया, खुद के लिए भी उसमें सोचा कि किस तरह से मुझे काम करना चाहिए, कैसे कैसे प्रश्न बालकों तक पहुंचाने चाहिए, कौन सी विषय वस्तु बालकों तक पहुंचानी चाहिए, जिससे कि उनको बहुत बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार से दोस्तों यदि हम बात करते हैं या इस प्रकार से हम विचार को आगे बढ़ाते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चर्चाएं हम गाइडों को लेकर के भी करना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग जो हैं, 70% लोग जो हैं, सिर्फ और सिर्फ गाइडों के भरोसे परीक्षा देने जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों से मतलब बहुत हार्टली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक तरह से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सफल विद्यार्थी आपको बनना है तो केवल गाइडों के भरोसे आप सफल विद्यार्थी नहीं बन सकते। चाहे आप दुनिया की कोई सी भी गाइड खरीद ले। हाँ, मैं ये नहीं कहता गाइडें मत पढ़िए, गाइडें पढ़िए, गाइडों से हमें दिशा मिलती है, गाइडों से हमें पाठ्यक्रम का ज्ञान होता है, गाइडों से हमें स्तर का पता लगता है, गाइडों से पीछे के पेपरों का पता लगता है, गाइडों से उन प्रश्नों का पता लगता है जो कैसे बनने वाले हैं। लेकिन उन पर निर्भर मत रहिए। कोई भी गाइड ऐसी नहीं है जो हमें सक्सेस तक ले जा सकती है। वो हमें दिशा देती है, दिशा उनसे लेनी चाहिए। अच्छा, किसकी गाइड खरीदें किसकी नहीं खरीदें, पर्टिकुलर में किसी व्यक्ति विशेष की या किसी पब्लिकेशन की बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि सभी लोग अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, सभी बहुत बेहतर राइटर होते हैं, बहुत अच्छे पब्लिकेशन से सारे पूरी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। वो डिपेंड करता हमें किसकी भाषा अच्छी लगती है। जिसकी भाषा आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है, वो आप खरीद सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मैं इस संदर्भ में आप लोगों को इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि मैंने एनालिसिस आप लोगों के लिए किया था और ये बताने के लिए किया था कि कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन सच ये है कि एक बड़ा एनालिसिस मेरे सामने मेरे लिए ऐसा बन गया है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा इस बार रीट की परीक्षा से पहले कि मेरा जो पार्ट है, स्पेशली साइकोलॉजी और मेथड से संबंधित प्रश्नों का जो लगभग 40 से लेकर 50% होता है, उसके अंदर आप लोगों को 95% से ज्यादा प्रश्न वहां से मिलने वाले हैं जहां मैं एक बार पाठ्यक्रम करवा दूंगा या जो प्रश्न मैं एक बार करवा दूंगा। क्योंकि उसी विश्वास के साथ में अब मैं उसी दिशा के अंदर काम पहले भी कर रहा था और ज्यादा ऊर्जा के साथ में करने वाला हूँ। तो आप निश्चित रूप से मुझसे जुड़े रहने का प्रयास करना ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। दोस्तों मैं जैसे कि आपको विदित होगा, वर्तमान समय में जो है जिस संस्था में काम कर रहा हूँ वो अपने आप में एक बहुत अच्छी संस्था है। वहाँ के जो नोट्स हैं आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, वहाँ का ऑनलाइन कोर्स जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ ही साथ मेरे खुद के द्वारा जो प्रश्न फेसबुक पे यूट्यूब पे डाले जाते हैं वो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और एक और आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि मैं पहले भी आपको बता चुका, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर आपको विश्वास करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी एक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे और आप भटकते रहेंगे तो सक्सेस आपसे दूर जाती जाएगी। और जिस दिन आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर भरोसा करते हुए उसी दिशा में सकारात्मक रूप से काम करने लगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके पास अपने आप आने लगेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं हमारे इस विचारों को यही पर विराम देने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में और फिर चर्चा करेंगे विशेष प्रकार के ऐसे प्रश्नों को लेकर के या विशेष प्रकार के विषयों को लेकर के। धन्यवाद।